प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैंने आपको कहा था कि एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो आज हम एसएससी के वो क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एसएससी के क्वेश्चन में आपको एनालिटिकल सेक्शन से भी 25 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपका रहता है, जिसमें कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, एजम्पशन, आर्गुमेंट्स, सैलोजिज्म, काउज एंड इफेक्ट। इस प्रकार के जो चैप्टर्स हैं एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, उससे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये आपका एजम्पशंस से है। एजम्पशंस का अर्थ क्या होता है? अवधारणा, इम्प्लिसिट, एज्यूम करना, परिकल्पना करना। हिडन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया जाए उसके अंतर्निहित कौन सी बात कही गई है, उसमें क्या निहित है, उसी को बताना है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है कि एक विज्ञापन में कहा जाता है, स्टेटमेंट आपका क्या है कि एक विज्ञापन में कहा जाता है कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब किसी भी चीज़ों का एडवर्टीजमेंट किया जाता है या एडवर्टीजमेंट करने के लिए हम लोग सोचते हैं, तो यह सोच कर करते हैं कि सामने वाला जिनको हम बता रहे हैं वो उससे क्या होंगे, आकर्षित होंगे, तभी वो हमारे एडवर्टीजमेंट को ध्यान से देखेंगे और हम तभी उनको कहेंगे भी। तो यहाँ जो कहा कि घरों को सजाने के लिए XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर इससे क्या एज्यूम करते हैं कि जब XYZ पेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका मतलब है कि लोग यह चाहते हैं कि हम अपने घरों को सजाएं। तभी इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स जो है लोग उसको क्या कर सकें, उस विज्ञापन को देख सकें। तो यहाँ पर देखिए पहला है, लोग अपने घरों को सजाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। जब तक वो सजाना नहीं चाहेंगे इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी चीज़ों का प्रचार करती है तो वो लोगों के हित को, लोगों का ध्यान या लोगों में क्या चीज़ की ज़रूरत है, वह किस तरह के एडवर्टीजमेंट को चाहते हैं और क्या उनकी इच्छा है, उन्हीं को ध्यान में रख के कोई भी कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट बनाती है। तो पहला बिल्कुल सही है। केवल XYZ पेंट ही घरों को सजावटी बना सकते हैं, ये केवल वर्ड जो है ये स्टेटमेंट को निगेटिव कर देता है, ये स्टेटमेंट को सही एज्यूम नहीं कर पाता है। तो दूसरा तो बिल्कुल ही आपका गलत है। तो केवल क्या होगा, पहला होगा, यानी आपका क्या होगा, इसमें कौन सा दिया हुआ है कि 1 या 2, ओनली कंक्लूजन 2। यहाँ पर आपका क्या है, ओनली आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर 1 ही है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 ही है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग हमेशा एडवर्टीजमेंट के स्टेटमेंट को ध्यान में रख के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन जो है हमारा सैलोजिज्म का है और यहाँ पर है ऑल डीज आर ई, सम ईज आर एफ, यानी ए प्लस लॉजिकल अगर चलते हैं तो ए प्लस आई बराबर होता है नो कंक्लूजन। कोई भी निष्कर्ष आपको नहीं निकाला जाएगा। तो जब कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा तो यहाँ पर केवल कन्वर्सन और डेरिवेशन करेंगे हम। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ईज आर डीज, सम ईज आर डी नहीं है इसमें 3 में, सम डीज आर ई, सम डीज आर ई भी नहीं है। तो पहला तो आपका इसका कन्वर्सन भी हो गया और डेरिवेशन भी हो गया। कन्वर्सन पीछे से, डेरिवेशन आगे से। अगर ऑल है तो कन्वर्सन सम में होगा और डेरिवेशन भी सम में होता है, वो होता है आगे से। कन्वर्सन में प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है और ऑल किस में कन्वर्ट कर जाता है, सम में।
और सम का कन्वर्सन केवल होता है, वो होता है सम में। तो सम एफ आर ई और सम एफ आर ई यानी थर्ड है आपका, तो केवल हमारा क्या होगा, थर्ड कंक्लूजन निकाला जाएगा। यानी ऑल और सम अगर आपका दिया हुआ स्टेटमेंट है तो केवल कन्वर्सन और डेरिवेशन होगा। ऑल का कन्वर्सन सम इज आर डी और डेरिवेशन सम डीज आर इज हो गया। वैसे ही सम का केवल कन्वर्सन होता है, कन्वर्सन हो गया सम एफ आर ई हो गया। यानी कन्वर्सन में प्रेडिकेट सब्जेक्ट के जगह पर और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जगह पर, और सम जो है वह सम में ही रहता है, सम का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो बिना कलम चलाए भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमको ध्यान देना कि समय किसमें कम लगता है और सबसे ऑथेंटिक मेथड जो है वो आपका लॉजिकल है। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो त्रिभुज है आपका, इसको ध्यान में दीजिए। ये त्रिभुज आपका जो है और ये त्रिभुज जो आपका है, ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसे समझिए कि दो त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज होता है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर ये त्रिभुज है और ये अगर दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसमें तीन त्रिभुज होंगे। ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो यहां पर एक आपका है, एक ट्रायंगल ये आपका है और एक ट्रायंगल ये आपका है। तो कितना हो गया आपका? 3 गुना 2 हो गया 6। अब यहां जो आपका एक जो ये आपका है, ये ट्रायंगल जो है, इसको भी ध्यान में रखेंगे हम। तो यहां पर क्या हो गया? ए, बी और सी। तो एक आपका जो ट्रायंगल हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? ए बी सी। तो यहां पर हो जाएगा ए बी सी, यानी 6 प्लस एक त्रिभुज हो जाएगा, यानी त्रिभुज हो गया। तो 6 एक कितना हो गया? 7 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 7 हो गया। कितना आसान है। यानी ये जब भी होगा 3 हो गया। तो 2 पार्ट है, एक पार्ट और 2 पार्ट, तो 3 दूना कितना हो गया? 6, और एक हो गया ए बी सी, तो 6 1 7 हो गया। तो बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जामिनेशन में, खास करके एसएससी के एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर काउंटिंग फिगर से पूछा जाएगा, और यही कहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर है? तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है, और ये पंक्ति का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति M1, M2, M3, M4, M5 तथा M6 उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। M2 और M3 के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। M3 M5 के बाईं ओर है। तो जहां पर पोजीशन को कंफर्म करें, हम वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ये चीज हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखेंगे कि लिंक जो है वह किस स्टेटमेंट का किसके साथ दिया हुआ है। तो M3 M5 के बाईं ओर है। M3 जो है वह आपका कहाँ है? M5 के बाईं ओर है। इसको हम लोग ध्यान में देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि M1 तथा M5 के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर हम यहां पर M1 को ले लें तो M1 और M5 के बीच में 3 व्यक्ति हो जाएंगे। क्लियर है? और कह रहा है इसमें
कि इसमें एक लाइन और था, M2 और M3 के बीच में भी 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो अगर मान लिया जाए यहां M3 रखेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। तो पहले आगे के स्टेटमेंट को देखते हैं। फिर कर M4 M6 के बाईं ओर है। M4 जो है वह आपका M6 के बाईं ओर है। ठीक है, और M2 और M3 के बीच में कितना कहा है? 3 व्यक्ति है। तो अगर हम यहां पर क्या करेंगे हम कि अगर यहां पर हम इसको M2 अगर हम ले लिए तो यहां पर क्या हो गया? M1 हो गया। तो अब आप देखिए कि जो कहा है कि M2 और M3 के बीच में कितने व्यक्ति हैं? केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। और M5 यह भी कहा है M1 और M5 के बीच में भी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हमसे कहा है कि M4 M6 के बाईं ओर है, M4 M6 के बाईं ओर है। तो M3 के तथा M3 के दाईं ओर है ना? तो यहां पर जो कहा कि यहां पर M3 जो है वह कहाँ है? बाईं ओर है। तो M3 और किसके बीच में कहा है? M6 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो M3 और M6 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? ये 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और यही 2 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? फिर से समझिए। सबसे पहले यहां पर क्या कहा है कि M2 और M3 के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। तो M2 और M3 के बीच में 3 व्यक्ति हो गया। फिर कहा कि M3 M5 के बाईं ओर है और M3 जो है M5 के बाईं ओर है। फिर क्या कहा? M1 तथा M5 के बीच में भी 3 व्यक्ति हैं। फिर कहा कि M4 जो है वह M6 के बाईं ओर है। M4 कहाँ है? M6 के बाईं ओर है। क्लियर है? तो निकटतम स्थान पर तथा M3 के दाईं ओर है। ठीक है, तो यहां जो कहा कि M4 क्या कहा है? M4 जो है वह M6 के किधर है? M6 के बाईं ओर निकटतम स्थान पर है। और M3 के यह क्या है? बाईं ओर है, दाईं ओर है। तो यहां पर जो कहा कि M3 के दाईं ओर है तो निश्चित तौर पर आपका क्या होगा? M3 तथा M6 के बीच में आपके कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। क्लियर है? आपको मेन क्या समझना है कि ये जो है M4 और M6, तो M4 कहाँ है? M6 के बाईं ओर है निकटतम स्थान पर, तथा M3 के किधर है? यह दाईं ओर है। क्लियर? और M4 कहाँ है? M6 के बाईं ओर है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन होगा वह क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट में हमेशा हमको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कौन किसके बाएं हैं और कौन किसके दाएं हैं। क्लियर? चलिए आगे का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपका प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है और भागा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो निम्नलिखित व्यंजक होगा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 18 भागा 6 होगा। प्लस का अर्थ क्या है? गुना है। 12 गुना का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। 5 है तो कितना हो गया? 3 गुना 12 माइनस 2 जोड़ 5, ये हो गया 36 माइनस 2 जोड़ 5,
तो 36 5 कितना हो गया? 41, और 41 में 2 माइनस होगा कितना हो जाएगा? 39, और यही 39 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो जब भी हम क्वेश्चन को बनाएं तो हम इस बात का ख्याल करें कि क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमारा क्या है और कैसे आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सबसे जरूरी आपका है कि हर तरह के क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी एसएससी का एग्जामिनेशन आपके लिए आसान होगा। और 25 क्वेश्चंस रहते हैं और हमने लगातार जो है आपको एसएससी के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है आगामी किसी भी एसएससी के एग्जामिनेशन में ना छूटे। और हर क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है, उसका जो तथ्य है, उसको भी हम बताते चल रहे हैं। तो आप लोग अपना कमेंट्स भी दीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, क्योंकि अभी संख्या तो कम है, क्योंकि नया चैनल है अभी। तो आप लोग इसको देखिए और शेयर भी कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। और हम 25 क्वेश्चन का बहुत जल्द एक सीरीज भी लाने वाले हैं एसएससी एग्जामिनेशन के लिए अगले मंथ से, ताकि आप हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकिए। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।